नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास का 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए लाइन्स एंड एंगल्स में तो आपको लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए और एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन्स और एंगल्स के इंट्रोडक्शन से। तो लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, तो पहले आप उसे समझिए। लाइन क्या होती है? लाइन जो एंडलेस है, जो ना तो जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही जिसका कोई एंड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड लाइन। ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट, तो वो क्या हो गई? लाइन हो गई। और जो हम पढ़ते हैं वो होता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पीस और मैथ में हम इसे कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट वर्ड आगे भी आपके पास आएगा, एक सर्किल में आएगा वर्ड ये सेगमेंट। तो सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, तो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एंड पॉइंट भी है। तो ये होता है लाइन सेगमेंट। ये हो गया लाइन, ये ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, मतलब ये कंटिन्यूसली इधर भी बढ़ सकती है इधर भी बढ़ाई जा सकती है। ये सेगमेंट हो गया, दिस इज लाइन सेगमेंट, है ना, दिस इज लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद होता है रे। रे आपने सुनी है कि दिस इज रे ऑफ सन, है ना, सन से चलने वाली जो रेज होती है तो रे मानकर चलते हैं हम यहाँ। रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो है, रे कहाँ से स्टार्ट हुई है? सन से स्टार्ट हुई है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। भाई जो रे अर्थ तक आ रही है उनका तो एंड पॉइंट चलो अर्थ हो गया, लेकिन स्पेस बहुत बड़ी चीज है, जहाँ स्पेस में तो कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है ना। तो जो चूंकि वो तो स्फीयर है सन, तो सन से तो सभी डायरेक्शन में जा रही है रेस, तो वो एंडलेस है, मतलब जिनका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, तो वो क्या कहलाती है? रेज कहलाती है। दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज रे व्हिच हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंड पॉइंट, है ना। तो ये तो हो गई हमारे पास किसी लाइन, मतलब लाइन आपको पता चला कि लाइन होती क्या है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट इज, के बाद आता है लाइन और लाइन सेगमेंट के बाद की जो टू लाइन्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ये सब आपका जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है ये सारा उसको दोबारा रिपीट किया जा रहा है, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए, या जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान से उनको दोबारा से आप जो है इन चीजों को समझ सकें। तो ये हमारे पास हो गया जो टू लाइन्स होती है, या तो ये इंटरसेक्टिंग होती है टू लाइन्स। भाई टू लाइन्स आप कैसे बना सकते हैं? जैसे आपने एक लाइन बना दी, एक आपने यहाँ ही बना दी लाइन, तो क्या होगा? ये लाइन कहीं आगे एक्सटेंड करने पर एक दूसरे को कट करेंगे, दे विल कट ईच अदर, है ना। कहीं आगे आप इसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये कट कर रही है, तो जो टू लाइन्स एक्सटेंड करने पर कट करती हैं दैट लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जो आगे जो एक दूसरे को कट करती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर होती है जैसे मान लो हमने एक लाइन यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी, अब इन लाइन को आप आगे एक्सटेंड करते रहिए और आप चाहे कितना ही एक्सटेंड कर लें लाइन्स को, ये कहीं भी जाकर मिलती नहीं है, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, है ना। जो कहीं भी जाकर नहीं मिल रही है, कितना ही आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो वो मिलती नहीं है। वैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका रेलवे ट्रैक है, लेकिन फिर क्वेश्चन राइज होता है कि जो रेलवे ट्रैक है वो तो कहीं तो टर्न हो रहा है, लेकिन वो दूसरी पैरेलल लाइन्स उसमें डाल दी जाती हैं, लेकिन वही पैरेलल लाइन्स आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलती, है ना। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन्स होती है जो आगे एक्सटेंड करने पर कहीं मिलती नहीं है। एक और होती है कोइंसिडेंट लाइन्स। एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन भी बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं के ऊपर ही होती है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, दैट लाइन आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन्स। ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये पैरेलल लाइन्स और दिस इज कोइंसिडेंट, राइट। तो ये तो बात हुई लाइन्स के बारे में, ये आपका टोटल इंट्रोडक्शन है लाइन्स का। अब लाइन्स के बाद आता है एंगल्स। अब हम एंगल्स पर आते हैं, तो एंगल्स क्या होते हैं?
एंगल्स हमारे पास होते हैं जो दो लाइन एक दूसरे जब इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, उनका झुकाव एक दूसरे के साथ जो है दैट इज कॉल्ड एंगल। जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब मान लो ये जो टू लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ जितना ये इंक्लाइनेशन है, ये जो इसका जो बीच का झुकाव है, तो ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। जैसे मान लो जब ये बिल्कुल ऐसे है लाइंस, तो ये कौन सी कहलाती है, ये जीरो एंगल कहलाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करना शुरू हुआ, ये बनना शुरू हुआ, ये यहाँ तक, ये क्या कहलाएंगे सारे एंगल एक्यूट, क्योंकि ये लाइन इस लाइन की तरफ झुकी हुई है थोड़ी सी। इसके बाद जब हम ये इसको स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आ गया ये, तो दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। इसके बाद ये बाहर की तरफ आनी शुरू हुई, है ना, इसकी तरफ झुकी हुई नहीं है, इससे बाहर की तरफ है, तो 90 से बड़ा एंगल क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज। ये वाले जो एंगल थे वो लेस देन 90 थे, क्योंकि 90 तो ये स्ट्रेट एंगल है, इससे पहले यदि इतना भी है तो ये भी क्या है, एक्यूट है। यहाँ पर आकर ये राइट एंगल। इसके बाद ये जो है हम जब इसको यहाँ तक, ये सारे एंगल्स क्या है, ऑब्ट्यूज। ये कोई भी एंगल है ये ऑब्ट्यूज है। और ये हमारे पास जो आ जाता है जब ये एक दूसरे के एकदम ऐसे आ जाती है, ये दो लाइन है वैसे, ये दो है ना, ये जब एक दूसरे को ऐसे, ये मैंने बीच से पकड़ रखा है, तो ये जब दो लाइन एकदम ये स्ट्रेट आ जाती है, ये जो आ जाती है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। इसके बाद ये नीचे जाना शुरू होती है, कहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई, अगर नीचे जाना शुरू होती है, ये क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद जब ये पूरी घूमकर ये इस वाली लाइन से मिल जाती है, तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ये पूरा घूमकर जब आ गया, तो ये कंप्लीट एंगल। दिखने में ये जीरो जैसा आता है, लेकिन ये है कंप्लीट एंगल। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये एक लाइन है ये, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर की है ना, इसमें हम ये लिए क्या कहलाता है, जीरो एंगल। इसके बाद ये लाइन है, दूसरी लाइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, ये भी 90 से छोटे एंगल है। दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसका मेजर होता है 0 डिग्री, इसका होता है 0 से बड़ा हो गया और 90 से छोटा, 0 to 90 लिखा जाता है इसमें, लेकिन 0 और 90 इंक्लूड नहीं होते इसमें। 0 एंगल अलग होता है, 0 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो एक्यूट हो जाएगा, और 90 से थोड़ा सा भी छोटा एक्यूट होगा। 90 डिग्री एग्जैक्ट होगा तो वो राइट एंगल होगा। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल हो गया, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। अब मैं एंगल को ऐसे बना दूं, है ना, राइट एंगल, बार बार एंगल, तो एंगल की स्पेलिंग बार बार लिखना। ये जो है हमारे पास ये आ गया, जो ये बाहर की तरफ आ गया, दिस इज कॉल्ड, ये जो एंगल ये बीच का जो बन गया, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट एंगल। जब ये एक लाइन, ये वाली लाइन थी हमारे पास, दूसरी लाइन भी इसी के साथ में एकदम स्ट्रेट आ गई, ये वाला जो ये एंगल बन गया, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये तो 90 डिग्री हो गया। अभी बात देखिए कि 90 डिग्री में हम क्या करते हैं, बाकी सब में तो ऐसे सर्कल बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, और यहाँ पर हम ये स्ट्रेट खींचते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर बना के, तो ये हमारे पास जो हो जाता है वो राइट एंगल हो जाता है। ये ऑब्ट्यूज जो होता है ये 90 से बड़ा होता है, 90 to 180, ये हमारे पास हो जाता है 180 डिग्री, ये एच है ये, और ये कितना होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, है ना। इसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद हमारे पास आ जाता है, इससे जब ये लाइन हमारे पास ये वाली थी, ये ऐसे दूसरी लाइन इसके साथ मूव करनी शुरू हुई और ये ऐसे आ गई, और ये वाला जो एंगल बन गया, अगर सीधी नहीं बनी है लाइन तो सीधी बना लो, ये हमारे पास जो एंगल आ गया ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो जाता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ये 180 डिग्री से तो ग्रेटर होता है और 360 से छोटा, ठीक। ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के बाद जब ये लाइन, दूसरी वाली जो लाइन थी हमारे पास, ये वाली लाइन जब मूव करके पूरी वापस आ गई, तो ये जो लाइन आ गई ये वापस आ गई, तो ये क्या कहलाता है 360 डिग्री, और ये कहलाता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये टोटल एंगल्स हो गए। अब देखो आपकी बुक, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड भी करने हैं,
किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। ये जो एंगल है मान लो ये 20 डिग्री एंगल है सपोज, तो 20 डिग्री का यदि आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, 360 माइनस एंगल, जो भी गिवन एंगल होता है वो माइनस कर देते हैं 360 में से, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। ये सारे तो आपके पास एंगल्स हो गए। अब एक बात और क्लियर करिए माइंड में, आपने आगे एंगल्स भी पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज, देखो अकेला यदि एंगल 90 डिग्री है, हमने आपको बताया है अभी, यदि अकेला एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या होता है, राइट एंगल। जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अकेला एंगल है तो 180 डिग्री का, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। और टू एंगल्स का सम यदि 180 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पे आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए माइंड में एकदम कि राइट एंगल कौन सा है, जो 90 डिग्री एंगल है ना, और स्ट्रेट एंगल कौन सा है, 180 डिग्री का एक एंगल है। यदि टू एंगल्स का सम 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसके बाद अभी एक चीज और बताऊं आपको कि हम नेम कैसे देते हैं लाइन को भी, लाइन सेगमेंट को नेम कैसे देते हैं, और एंगल्स को। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइंस की जगह एंगल्स लिख लेते हैं, एंगल्स की जगह लाइंस लिख लेते हैं। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं कैसे बनाती हूँ, आपके पास ये पैरेललोग्राम, ये मैंने बनाया है कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम। थोड़ा सा जरा सा सही बना है, ये बना देते हैं। दिस इज ए बी सी डी, है ना, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसमें यदि हम लाइन सेगमेंट्स देखेंगे तो कौन कौन से हैं, देयर आर 4 लाइन सेगमेंट्स। ये 1 यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4। ये जो फिगर बनी है दिस इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ये 4 लाइन सेगमेंट से फिगर बनी है, तो ये हमारे पास है ना। तो लाइन सेगमेंट्स के नेम कैसे देते हैं, द नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज ए बी, द नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज बी सी, दिस इज सी डी एंड दिस इज डी ए। इट कैन कॉल्ड ए डी ऑल्सो, इसको हम ए डी भी कह सकते हैं, इसको हम बी ए डी कह सकते हैं, ए बी या बी ए, इसको बी सी या सी बी, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो हमेशा ही लाइन सेगमेंट को 2 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी भी एक अल्फाबेट या 3 अल्फाबेट लाइन सेगमेंट के लिए नहीं लिखे जाते। इसके बाद हमारे पास आता है एंगल। एंगल लिखने के 3 तरीके, देयर आर 3 मेथड टू राइट द नेम ऑफ एंगल। अब क्या होते हैं इसके मेथड्स कि हमारे पास जो एंगल्स हैं, ये एंगल एक तो लिखे जाते हैं, जैसे हमारे पास ये जो एक वर्टेक्स हो गया, हम इस एंगल को नाम देना चाहते हैं, द नेम ऑफ दिस एंगल विल बी डी ए बी या बी ए डी, नेम ऑफ दिस एंगल इज डी ए बी और एंगल बी ए डी, है ना। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो ये वर्टेक्स जहाँ पर ये एंगल बन रहा है, वर्टेक्स इसे कहते हैं जहाँ 2 लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स जो है ये मिडिल में आता है, हमेशा ये वर्टेक्स मिडिल में आता है और बाकी के दोनों इधर उधर आते हैं। ये तो एक मेथड हुआ एंगल लिखने का। दूसरा मेथड क्या होता है इसका, जैसे मैंने इसे लिख दिया, इसको नेम दे दिया मैंने यहाँ पर एंगल 1, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये पहचान कैसे पड़ेगी कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1। इट कैन ऑल्सो रिटन एज एंगल 1 2 3, है ना, या एंगल एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना। इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद तीसरे क्या आ जाता है, यहाँ हमने नाम नहीं दिया, लेकिन चूंकि इस वर्टेक्स पर एक ही एंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको हम एंगल ए लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज एंगल ए। यदि इस पे कई सारे एंगल बन रहे हैं, सपोज अब मैं इसको यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना। अब मेरे पास एक तो ये पूरा एंगल है, एक मेरे पास ये वाला एंगल है, एक मेरे पास ये वाला एंगल है, देयर आर 3 एंगल्स। अब मैं इन तीनों एंगल को एंगल ए तो नहीं लिख सकती, बताने में किसके बारे में बात कर रही है, तो इसलिए इसको जो नाम दिया जाएगा उसको हम एंगल ए नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए फिर वही है, या तो ये वाला मेथड हम लेंगे या फिर क्या करेंगे, इसे एंगल 1, इसे एंगल 2 या एंगल 3, इस तरीके से हम इनको मार्किंग कर लेंगे। तो ये होते हैं इनका एंगल्स के नाम लिखे जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज हैं एंगल की।
चीज समझिए, प्रॉपर्टीज है हमारे पास। जब ये आपके पास एक लाइन है, व्हेन यू हैव अ लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पर, यहाँ सपोज, जरूरी नहीं कि मिडल में हो, है ना, कहीं पर भी कोई पॉइंट है, ये यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ हो रही है, या वन लाइन हो रही है, या टू लाइन ड्रॉ हो रही है, तो अब यहाँ पर ये एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, देयर आर टू एंगल्स। अब जो इन टू एंगल्स का समय, आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल क्या होता है, 180, है ना, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं तो उसे। तो जितने भी एंगल इसके ऊपर हम बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी एक पॉइंट पर, जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 होगा। यानी कि जब दैट टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या दैट थ्री एंगल्स के बाद सप्लीमेंट्री नहीं बोला जाता, टू एंगल्स, उनको हम लिखेंगे जहाँ सम ऑफ थ्री एंगल्स विल बी 180। जैसे सपोज ये वाला बन गया, अभी हमारे पास हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, देयर आर थ्री एंगल्स, तो इन थ्री एंगल्स का सम 180। बहुत क्लियर करिए माइंड में कि किस जगह पर। अब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी, एक ट्रायंगल है सपोज, यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वेयर यू विल यूज स्ट्रेट, है ना, एंगल, या मतलब वेयर यू विल यूज लीनियर पेयर। यदि मेरे को ये एंगल गिवन है 160 डिग्री, 60 तो ज्यादा हो गया, 150 डिग्री गिवन है, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ 150 डिग्री, इसका मेजर है। अब आप आस्किंग अबाउट दिस एंगल, तो ये हमारे पास ये एंगल हमसे पूछा गया है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। क्यों हो गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर एक लाइन है, तो उससे दो एंगल्स बन रहे हैं, इसलिए इनका सम 180 है। रीजन है, ऐसा नहीं कहीं से भी हम एंगल उठाते हैं, मैंने देखा है जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो, कि बच्चे कोई से भी एंगल कहीं से भी लेते हैं और उस सबका सम 180 लिख देते हैं। 180 लिखने के लिए रीजन होना चाहिए, क्या कारण रीजन है जिसकी वजह से हमने उनका सम 180 लिखा है। तो ये यहाँ पर चूंकि स्ट्रेट लाइन होने के कारण ही हमारा सम 180 होगा, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर, है ना, या लीनियर पेयर एक्सियम, या कुछ भी इस तरीके से हम लिखते हैं, एलपी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये तो हमारे पास आएगा लीनियर पेयर। देन नेक्स्ट इज व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कहीं पर भी किसी भी फिगर में टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और आपको उनमें से कोई एंगल गिवन है, सपोज ये गिवन है 40 डिग्री, तो जो इसका जो अपोजिट एंगल होगा दैट विल बी आल्सो 40 डिग्री, है ना। इफ दिस एंगल, आप देखो, चलो तो इसकी बात करते हैं, दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिकॉज सिंगल एल है, डबल एल है, जो भी है, वर्टिकली मैं स्पेलिंग देख रही हूँ, तो वर्टिकल का अपोजिट एंगल होगा ये, सही है। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल 40, अब देखो यहाँ इस फिगर में आप देखो आपका लीनियर पेयर कौन सा बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये लाइन इस वाले पॉइंट पे, इसको छोड़ दो, बिल्कुल नहीं दिख रहा आपको जैसे ये, है ना। अब ये वाली लाइन आपके पास है, इस वाले और इस वाले एंगल का सम 180 होगा, है ना। ये वाला एंगल मान लो हमने मान लिया x, तो 40 प्लस x इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों का सम 180 होता है, इज इक्वल टू 180 लिखा हमने, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140, है ना। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 140 आ गई, और ये 140 है, तो इधर वाला एंगल भी 140 होगा। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। सी लिखना भूल गई मैं, वर्टिकली। अब इसके बाद है मेरे पास ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद आता है इसमें एक और चीज समझ लो, वैसे तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड किया, इसको हमने आगे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने से हमारा क्या बन जाता है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटेंडेड साइड और ट्राइंगल की साइड से मिलकर एक एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल, राइट। दोबारा एकदम क्लियर होना
चाहिए माइंड में कि किस कौन से दो चीजों से बना एंगल हो, एक तो एक्सटेंडेड साइड और ट्राइंगल की साइड से, है ना, उनसे मिलकर बना। यदि इसके अलावा सपोज यदि आपके पास ये एक्सटेंडेड साइड ना हो, ये ऐसे हो, तो दिस इज नॉट कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, है ना। या फिर ये जो क्या बन रहा हो, ये मान लो ऐसे एक्सटेंडेड साइड तो है लेकिन ये ऐसे बन रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सटीरियर एंगल, है ना, ये भी एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा, केवल उसके लिए कंडीशन है एक्सटेंडेड साइड और ट्राइंगल की साइड के साथ में, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, है ना। बहुत सारे बन सकते हैं, मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं तो दिस विल आल्सो एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब ये मैंने नाम दिए हैं एंगल को, एंगल ए बी सी। अब जो मैं इस वाले एंगल की बात करूं, ये मान लो मेरे पास x है। इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू a प्लस बी, जिसके साथ बन रहा है, जिस इस वाले एंगल के साथ बन रहा है, ये वाले को छोड़कर बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल है ये, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हमने बताया, हमने डायरेक्टली बता दिया x इज इक्वल टू किसको होगा, a प्लस बी। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर भी होने चाहिए, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल के अंदर वाले दो एंगल के। अपोजिट का आपको मतलब पता है, अपोजिट मीन सामने, अपोजिट मीन्स होता है सामने, तो ये हो जाता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। नाउ द नेक्स्ट इज, अब एक ये जो है ना पूरा इंट्रो ले लेते हैं इस चैप्टर का हम। यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइंस है, इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहा हमने, अ लाइन व्हिच कट्स टू पैरेलल लाइन, जो दोनों पैरेलल लाइन को कट करती है, दो पैरेलल लाइनों को टच करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। It makes 8 angles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are 8 angles, है ना, 8 angles बनते हैं इसके, किससे, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से मिलकर। अब देखो इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं वो उनमें क्या क्या इंक्लूड है, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन। देखो 4 एंगल बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल और किसकी हेल्प से बन रहा है, लाइन, जो पैरेलल लाइन में से कोई सी भी एक लाइन है उनकी हेल्प से, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन सारे एंगल्स उसी से ही बन रही है। अब यदि हम इनके बीच में कोई और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली, तो ये हम इन एंगल्स को मतलब जो अभी मैं आपको बताने वाला उन टाइप्स वाले एंगल्स हम नहीं मानते, ये वाला एंगल, वो वाला जो हम एंगल बताएंगे वो वाला एंगल नहीं होगा, इसके लिए ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन होनी जरूरी है। अब इसमें देखो जो ये अंदर वाला पार्ट है, जितने भी एंगल्स अंदर है पैरेलल लाइन के अंदर, देखो ये क्या कहलाता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, दिस इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ, इन पैरेलल लाइन के बाहर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक्सटीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है। अब इसके अंदर जितने इंटीरियर पार्ट के अंदर जितने एंगल बनेंगे उन्हें इंटीरियर एंगल बोलेंगे, जो एक्सटीरियर पार्ट में बनेंगे उन्हें एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। तो इंटीरियर पार्ट के अंदर जितने एंगल है, अब उनको हमने क्या करा, ये इंटीरियर एंगल होगा। अब इनकी प्रॉपर्टी होती है, जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले एंगल होते हैं, दो तरफ हो गए ना, एक तो ये वाली साइड हो गई ट्रांसवर्सल की, एक वाली साइड होगी, इसमें एक ही साइड वाले एंगल जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, टू एंगल्स का सम 180 होता है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 एंड देन एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, है ना। दो साइड हो गई इसकी, तो एक फ्रंट साइड कह लो, बैक साइड कह लो, किसी को फ्रंट बोल लेंगे, किसी को बैक। मैं इधर खड़ी हूँ तो मेरे लिए फ्रंट ही है, बैक ही, उधर खड़े हो जाऊंगे तो उधर फ्रंट हो जाएगा, बैक हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास एंगल्स हो गए, कसम के दीज आर कॉल्ड को-इंटीरियर एंगल्स, द को-इंटीरियर एंगल विल बी सप्लीमेंट्री। देन अब एक इधर वाला एंगल ले लूं और एक इधर वाला, 4 और 6, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक इधर और एक इधर और एक ऊपर एक नीचे, तो 4 और 6, 3 और 5 ये पेयर हो गए। ये क्या होते हैं, these angles are called alternate interior angle, 4 और 6 alternate interior angle and then 3 and 5 alternate interior angle। अल्टरनेट आपने सुना होगा, जैसे डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि जो मेडिसिन आपको लेनी है वो अल्टरनेट डेज पर लेनी है। अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, है ना, तो स्किप करने हैं आपको, उसमें कोई जो है ना डेज स्किप करना होता है, क्योंकि अल्टरनेट डेज कहा, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है तो यानी कि आपको एंगल स्किप करना है।
स्किप करना मीन्स क्या, 4 हमने एंगल लिया, 5 को स्किप कर लिया, 6 ले लिया, ऐसा है ना, 4 5 6 ऐसे, तो 5 स्किप करके 6 लिया, तो ये ऐसा करके चलो घूम रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 और 6 अल्टरनेट हो गया। 6 हमारा हम 3 से चले, 3 के बाद हमने 4 को स्किप करके 5 ले लिया, है ना, तो 3 और 5 हमारे पास अल्टरनेट एंगल हो गए। दोनों तरीके समझ लो, एक ऊपर नीचे वाला और अंदर वाले होते हैं ये, और जेड बनाते हैं ये, these angles made Z, so these are called alternate interior angles। माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे। इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, उसी साइड में ऊपर इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, these angles are called कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इक्वल होते हैं। ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी पैरेलल लाइंस की, लेकिन इसमें बाकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इन दोनों का सम 180, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है इस पॉइंट पर, तो इन दोनों का सम 180, दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक, इसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल भी, दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रही है, तो 2 और 4 इंटरसेक्टिंग, 1 और 3 इंटरसेक्टिंग, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर। अब हम आगे आपको कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे।